तमाम तरह के विमर्शों के बीच दलित विमर्श अपनी पहचान स्थापित करता जा रहा है। क्या है दलित विमर्श? इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर गंगा साहेब मीना है, जेएनयू के प्रोफेसर हैं। साथ ही हम उनसे यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जय भीम और लाल सलाम का नारा चल रहा है, तो उन नारों के बीच में अभी आपको एक सभा में सुन रहा था, आप जयपाल सिंह का नाम ले रहे हैं और जय भीम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले दलित विमर्श से शुरू करते हैं बातचीत। ये क्या है आखिर, दलित विमर्श क्या है? कहीं ये दलित विमर्श, कोई ओबीसी विमर्श, फिर आदिवासी विमर्श, तो ये ऐसा करके आप लोग इस विमर्श को हवा दे रहे हैं। कहीं आप लोग साहित्य जैसी पवित्र चीज़ में ये जाति का कचरा क्यों फैला रहे हैं? दलित विमर्श या दलित साहित्य एक क्रांतिकारी सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसमें सिर्फ हम ये कचरा शब्द का प्रयोग मुझे लगता है आपने जानबूझ करके किया, एक डेविल्स एडवोकेट की तरह। दलित साहित्य एक क्रांतिकारी आंदोलन है जो 80 के दशक में हिंदी में उभरा, और इसकी खासियत ये थी कि पहली बार दलित जातियों से आए हुए लोगों ने, लेखकों ने अपने सवालों को खुद उठाया और एक अलग आंदोलन की मुहिम चलाई, और उसको, उन पार्थक्य को महत्व दिया जो उनको शेष साहित्य से और समाज से अलग करते हैं। दलित साहित्य का मूल लक्ष्य लोगों के बीच में दलित चेतना का प्रसार है। सवाल उठ सकता है कि दलित चेतना क्या है? दलित चेतना जाति और वर्ण के पदानुक्रम को डिकोड करना, उसको लोगों को आम भाषा में समझाना और उस शोषण के खिलाफ तैयार करना है जो बाबा साहब अम्बेडकर, फुले और ढेरों समतामूलक समाज के पैरोकारों और उनकी लेखन और भाषण, उनकी चिंताओं से शुरू होकर मराठी के बड़े आंदोलन, दलित पैंथर्स का आंदोलन, दलित साहित्य का आंदोलन, उससे होते हुए हिंदी में आई, और इसने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। एक ऐसे तबके की आवाज़ उसमें आ पाई जो अभी तक, जिसको लोग कहते हैं हाशिए पे था, मैं तो कहता हूँ वो कहीं नहीं था। उसको मनुष्यता का भी दर्जा नहीं दिया गया। पहली बार उसको मनुष्यता का दर्जा मिला। उसने अपने बारे में खुद कहना शुरू किया। इसलिए आत्मकथा इसकी प्रमुख विधा है, आत्मकथा प्रमुख शैली है। कविताओं, कहानियों के माध्यम से, आत्मकथाओं के माध्यम से एक पूरी मुहिम खड़ी हो गई, जिसको पहले सवर्ण लोग नकारते रहे, लेकिन धीरे धीरे इतनी बड़ी मुहिम थी, इतना मजबूत आंदोलन था कि उसका महत्व स्वीकार करना पड़ा, उसका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ा। तो एक खास दौर में पैदा हुआ आंदोलन है जिसका आधार और जिसकी भूमि बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्य और विचार हैं। जो दलितों और आदिवासियों का संबंध है, मैंने जो आपने सवाल पूछा जयपाल सिंह के बारे में, दरअसल जयपाल सिंह एक ऐसे शख्स है जिनके बारे में लोग लगभग नहीं जानते हैं। आप कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जो भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली हॉकी की ओलंपिक टीम, जो इंडिया की ओलंपिक टीम थी हॉकी खेलने वाली, उसका सदस्य और कप्तान रहा हो, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो, जिसने आदिवासी महासभा का गठन किया हो, आदिवासी सकम नाम से पत्रिका निकाली हो, आदिवासियों के बीच जाकर आंदोलन किया हो, और जो संविधान सभा में देश के आदिवासियों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भारत के इतिहास से एकदम से गायब कर दिया गया। मेरा सवाल ये था अभी संगोष्ठी में कि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कौन, आदिवासियों का नेता कौन? दलित आदिवासी एकता के सवाल पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में बिरसा को लोगों ने जोड़ा। बिरसा मुंडा का समय और बाबा साहब अम्बेडकर का समय और चिंताएं थोड़ी अलग अलग हैं। दोनों का नेतृत्व अलग ढंग का है। इसलिए बिरसा इस मायने में तो ठीक लगते हैं कि हाँ, देश के आदिवासी लोग उनको जानते हैं, उनकी एक पहचान है, और जय भीम जय बिरसा के माध्यम से एक एकता की कोशिश हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस
नारे को संशोधित करके जय भीम जोहार जयपाल इस तरह से परिवर्तित करना होगा, क्योंकि आदिवासी साहित्य और आदिवासी समाज की चिंताएं संपूर्ण रूप में जिस एक व्यक्ति ने रेखांकित की है वो जयपाल सिंह है। उनका लेखन अभी सामने आना बाकी है, बहुत विस्तार से उनका लेखन है, संविधान सभा में उनके लंबे लंबे भाषण है, ऑक्सफोर्ड से लेकर भारत आने के बाद तक के हजारों लेख हैं जो ढूंढे जाने और जिनका अध्ययन किया जाना बाकी है। एक और सवाल आपने उठाया कि जय भीम लाल सलाम का क्या हुआ। दरअसल इन दिनों कैंपसों की डेमोग्राफी बदली है। वामपंथी संगठनों ने बहुजनों की बढ़ती संख्या को देखकर बहुजनों के तुष्टीकरण के लिए जय भीम को अपने लाल सलाम में जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ नारा बदलने से चीज़ें नहीं बदलती। सवाल शामिल होने चाहिए, मुद्दे शामिल होने चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बहुजनों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया वामपंथियों ने, उनके मुद्दों को प्रधान मुद्दा नहीं बनाया, इसलिए वो नारा फ्लॉप हो गया, चल नहीं पाया। और देश के तमाम कैंपसों में बहुजनों की अपनी अलग राजनीति खड़ी हुई है और एक नए मुकाम की तरफ बढ़ रही है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना। सर, आपने प्रतिनिधित्व और कैंपस में प्रतिनिधित्व की बात की। अभी जेएनयू में लगातार आंदोलन चल रहा है सोशल जस्टिस का, तो उस आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? सोशल जस्टिस का आंदोलन वास्तव में एक समय की दरकार है। जो बहुसंख्यक आबादी है देश की, उसको कैंपसों में आने से रोकने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। जो मौखिक को एकमात्र आधार बनाना प्रवेश का, ये वास्तव में आप सोचिए कि ये क्यों किया गया है। क्योंकि लिखित परीक्षा का वेटेज अधिक होने की वजह से और मौखिक का वेटेज कम होने की वजह से पिछले दिनों में देश के तमाम विश्वविद्यालयों में खासतौर पर ओबीसी रिजर्वेशन आने के बाद से अनरिजर्व कैटेगरी में भी बहुत सारे बहुजन चुने जा रहे हैं। इस वजह से अब कैंपसों में बहुजन विद्यार्थी अल्पसंख्यक नहीं है, हाशिए के नहीं है, वो मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, एक नए तरह की मुख्य धारा बना रहे हैं। इसको रोकने के लिए और उनको फिर से हाशिए पे धकेलने के लिए वायवा वाला शिगुफा छोड़ा गया है, नया अध्यादेश लाया गया है जो बहुत खतरनाक है, बहुजनों को रोकने की साजिश है। इसलिए इसके खिलाफ न केवल बहुजन बल्कि प्रगतिशील विचार रखने वाले तमाम लोग लामबंद हुए हैं और देखना यह है कि ये लड़ाई किस मोड़ पर पहुंचती है, इसका क्या फैसला आता है। लेकिन अब बहुजनों का प्रतिनिधित्व इतना हो चुका है, इतनी मजबूती से वो लड़ रहे हैं, उनके अंदर चेतना है, एकता है, कम से कम इस मुद्दे पर है। कुछ असहमतियां भी हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा जरूर किसी निर्णायक नतीजे पर पहुंचेगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। सर, रोहित वेमुला की आत्मसंस्थानिक हत्या के बाद कैंपस में जो दलित स्टूडेंट मूवमेंट है उसमें कोई परिवर्तन हुआ है क्या? वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है या सचमुच आगे बढ़ भी रहा है? निश्चित तौर पर रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद पूरे देश के कैंपसों में एक बहुत गहरा असर पड़ा है। खुद जेएनयू के राष्ट्रवाद वाले मसले को लें, जब तक उसमें सिर्फ राष्ट्रवाद का मसला था वो एक कमजोर आंदोलन था। देशद्रोह बनाम देश प्रेम, जैसे ही कम्युनिस्टों ने उसमें रोहित वेमुला की तस्वीर को अपने सीने से लगा करके और उस आंदोलन के साथ जोड़ा, उसमें एक नई ताकत आ गई। देश के तमाम कैंपसों में रोहित को लेकर, यहाँ से लेकर विदेशों के कैंपसों में तक में आंदोलन हुए। उन आंदोलनों के माध्यम से दलित चेतना की एक नई लहर बहुजन विद्यार्थियों के बीच में फैली, बहुजन विद्यार्थियों को एकजुट किया। डिफरेंसेस है दलितों के बीच में, ओबीसी के बीच में, एसटी के बीच में, आपस में डिफरेंसेस हैं इनके बीच में और अंदर, लेकिन कुछ बुनियादी साझेदारी के बिंदु हो सकते हैं, उनकी तलाश शुरू हुई। ये उन संगठनों के लिए सवाल अप्रासंगिक बन गया कि रोहित वेमुला दलित था कि नहीं था। वो जिस अम्बेडकरवादी चेतना से लैस था, उसने इन तमाम संगठनों और विचारधाराओं को मानने वाले लोगों को एक मंच पर लेकर के आया है।
अब देखना है कि कितनी टिकाऊ होती है ये एकता। उम्मीद करें कि हम ये कम से कम कुछ मिनिमम मुद्दों पे ये एकता टिकाऊ हो और लंबे समय तक चलने वाली हो। सर, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ओबीसी हैं, दलित हैं, स्त्रियां हैं, लेकिन आदिवासी सिरे से नदारद हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल ऐसा नहीं है। राजनीतिक परिदृश्य जब आप कहते हैं या तमाम डिस्कोर्सेज कहते हैं, मीडिया इनको चलाता है बेसिकली, मीडिया या बड़े शिक्षण संस्थान। तो चूंकि मीडिया और बड़े शिक्षण संस्थानों में आदिवासियों की उपस्थिति लगभग नहीं है, इसलिए इनको ये दिखाई नहीं पड़ते। अभी पिछले दिनों झारखंड मोमेंटम हुआ, झारखंड की सरकार ने कहा आओ हमारे यहाँ निवेश करो, यानी आदिवासियों को बेचने का एक न्योता विश्व के निवेशकों को दिया। लेकिन बहुत लोगों ने रुचि नहीं ली, क्योंकि प्रोटेस्ट है, ज़बरदस्त प्रतिरोध है, आदिवासी आंदोलन है। बस्तर में लगभग हर दिन एक फर्जी मुठभेड़, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है जिसमें आदिवासी मारे जा रहे हैं नक्सली के नाम पर। वो नक्सली नहीं है, नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सरकार सुनियोजित ढंग से आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पने के लिए, क्योंकि उसमें संसाधन दबे हैं, उनको हड़पने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रही है, आदिवासियों को तबाह कर रही है। और आदिवासियों की तरफ से प्रोटेस्ट भी है, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट है। लेकिन वो प्रोटेस्ट इसलिए दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा कि जो मीडिया है वो पूंजीपतियों के हाथ में है, जो एकेडमिक्स है वो सवर्णों के हाथ में है, और दोनों का आदिवासियों से कोई लेना देना है नहीं। सर, हम देश और हम सब एक नए दौर से गुजर रहे हैं। हर दिन राष्ट्र और राष्ट्रवाद की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही है। आप राष्ट्र और राष्ट्रवाद को जेएनयू का एक प्रोफेसर कैसे देखता है, एक बहुजन प्रोफेसर? मैं समझता हूँ कि अगर राष्ट्र को अपनी ज़मीन से प्रेम तक समझा जाए तो ये ठीक है। ये एक जियोपॉलिटिकल कल्चरल फिनोमेना है। जाहिर सी बात है, उस निश्चित भूभाग, उस राजनीतिक इकाई से हमको प्रेम होना चाहिए, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण चीज़ छोड़ दे रहे हैं, उसमें लोग भी रहते हैं। उन लोगों की भिन्न संस्कृतियाँ, इस वक्त देश में कम से कम 700 भाषाएं और 500 संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो हम सिर्फ एक संस्कृति को प्रेम करें, एक धर्म को प्रेम करें, एक भाषा को प्रेम करें, ये राष्ट्र को संकीर्ण दायरे में ले जाने की साजिश है। आप जैसे आदिवासियों के संदर्भ में बात करें, उनके संसाधनों को, संसाधन जिसको वो नहीं कहते, वो अपने माँ पिता की तरह उनको दर्जा देते हैं, नदियों, पहाड़ों, जंगलों को, उनको जो छीना जा रहा है, कहते हैं कि ये राष्ट्र के विकास के लिए है, राष्ट्र के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। किसका राष्ट्र? उस राष्ट्र में क्या आदिवासी शामिल नहीं है? अगर वो शामिल हैं तो उन कल कारखानों से जो उत्पादन होता है उसकी कोई हिस्सेदारी आदिवासियों को मिलती है? क्या उनके हितों का ध्यान रखा जाता है? उनको जब उजाड़ा जाता है तो क्या उनको बसाया भी जाता है? क्या जो बिजली उन डैमों के माध्यम से बनती है वो आदिवासी इलाकों में दी जाती है? क्या उनकी भाषा और संस्कृति को बचाने के पर्याप्त उपाय सरकार ने किए हैं? नहीं। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद संबंधी बहसें आजकल मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की तरह सामने आ रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्र मतलब देश की हर चीज़ से प्रेम, जर्रे जर्रे से प्रेम, और उसमें यहाँ के लोग भी शामिल होंगे, यहाँ की धरती, जंगल, पहाड़, नदियाँ सब कुछ शामिल होंगी, और सबको बचाना होगा। यही राष्ट्र की और राष्ट्रवाद की सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गंगा साहेब मीना, जेएनयू के प्रोफेसर, जिनका मानना है कि राष्ट्र की वो परिभाषा पूरी नहीं होती है जो वहाँ के लोगों, जंगलों, पहाड़ों से अलग हो। साथ ही गंगा साहेब मीना कह रहे हैं कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद दलित आंदोलन की दृष्टि से यह अच्छा दौर है। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।